इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को साइंस के इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स की जानकारी दूंगा और आप लोग यदि मेरे वीडियो को पूरा देखते हैं और बताए गए चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ते हैं तो निश्चित ही आप लोगों को रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए साइंस के 25 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। और यदि आप लोग नए हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो साथियों, सबसे पहले हम सब फिजिक्स की बात करेंगे और फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट चैप्टर और टॉपिक की जानकारी लेंगे। साथियों, फिजिक्स का जो सबसे पहला और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वो हो जाता है हमारा प्रकाश। प्रकाश चैप्टर में आप लोगों को कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है उसको देख लेते हैं। तो प्रकाश के चैप्टर में आप लोगों को प्रकाश का प्रकीर्णन पढ़ना है, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ना है, प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पढ़ना है, प्रिज्म, अपवर्तनांक और अपवर्तनांक से संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उसको आप लोग लगाइएगा। और दर्पण में आप लोगों को पढ़ना है दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, लेंस में बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, फोकस दूरी और फोकस दूरी से संबंधित जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं उन्हें आप लोगों को लगाना है, अच्छे से तैयारी करना है क्योंकि रेलवे ग्रुप डी में आप लोगों को फोकस से संबंधित 2 से 3 क्वेश्चंस बनाने को आते हैं जो कि न्यूमेरिकल के रहते हैं। तो यदि आप लोग फोकस दूरी से संबंधित न्यूमेरिकल अच्छे से बना रहे हैं तो निश्चित ही आप लोग ग्रुप डी में 2 से 3 नंबर जो न्यूमेरिकल के होंगे वो प्राप्त कर लेंगे। इसके साथ साथ इसमें आप लोगों को लेंस या दर्पण से वस्तु की दूरी पूछी जाती है या आपसे प्रतिबिंब की दूरी पूछी जाएगी या फिर आप लोगों को दर्पण या फिर लेंस की वक्रता त्रिज्या निकालने के लिए बोला जाएगा या फिर अपवर्तन कोण निकालने के लिए या फिर परावर्तन कोण निकालने के लिए बोला जाता है। तो प्रकाश में इतने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आप लोगों को देखना है और अच्छे से उसे तैयार करना है। अगला चैप्टर हमारा आता है मानव नेत्र। मानव नेत्र में साथियों आप लोगों को मानव नेत्र के प्रमुख भागों का वर्णन करना है, अच्छे से उसको पढ़ना है। जैसे रेटिना हो गया, कचाप द्रव्य हो गया और उसके बाद में आपका पीत बिंदु हो गया, अंध बिंदु हो गया। इस तरह से जितने भी आँख के पार्ट हैं उन्हें आप लोग अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि इससे भी क्वेश्चन रेलवे में पूछा जाता है। इसके साथ साथ निकट दृष्टि दोष क्या है, क्यों होता है, उसका कारण क्या है और उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, इसे पढ़ना है। इसी तरह से दूर दृष्टि दोष में कौन कौन से कारण होते हैं, उनका निवारण किस तरह से होगा, ये आपको मानव नेत्र के चैप्टर में पढ़ना है। इसके साथ अगला चैप्टर हमारा आ जाता है विद्युत। विद्युत बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, प्रकाश की तरह ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो विद्युत से आप लोगों को 5 से 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये याद रखिएगा। जो विद्युत चैप्टर है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे आप लोगों को 5 से लेकर के 6 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आपको इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, तो सबसे पहले नंबर आपको पढ़ना है प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या है इसको आपको जानकारी रखना है और प्रतिरोध से संबंधित आप लोगों को न्यूमेरिकल दिया जाता है। और न्यूमेरिकल में आपको प्रतिरोधों में श्रेणी क्रम संयोजन से प्रश्न बनता है और समांतर क्रम संयोजन से प्रश्न बनता है। इसमें आप लोगों को न्यूमेरिकल लगाने के लिए दिया जाता है। तो समांतर क्रम और श्रेणी क्रम इसको आप लोग अच्छे से तैयार करिएगा। इसका जितना भी न्यूमेरिकल आपको मिले सब न्यूमेरिकल आप लोग सॉल्व करिए। और मैं भी आप लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करवा रहा हूँ, चैप्टर वाइज चल रहा हूँ। आप लोग यदि बुक नहीं पा रहे हैं कि कौन कौन से बुक को हमको पढ़ना है तो आप लोग हमारे वीडियो को देख करके अपना तैयारी कर सकते हैं, जिसमें मैं आप लोगों को अभी विद्युत चैप्टर पढ़ा रहा हूँ और इसके द्वारा आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोगों को धारा का प्रश्न लगाना है, कैसे धारा निकाला जाता है उसको पढ़ना है। विभवांतर निकालने के लिए आप लोगों को पढ़ना है कि कैसे विभवांतर निकाला जाता है। और कभी श्रेणी क्रम या समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध निकालने के लिए भी
बोला जाता है। तो इसको आप लोगों को देखना है। उसके साथ साथ आवेश निकालना रहता है, जिसमें हम सब Q बराबर IT या फिर Q बराबर यानी का फार्मूला लगाते हैं। तो इसको भी आप लोग अच्छे से तैयार करिएगा। उसके बाद आ जाता है हमारा ओम का नियम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओम के नियम से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, जिसमें V बराबर I गुणे R पर हमें प्रश्न हल करना होता है। इसके साथ साथ विद्युत प्रतिरोधकता और प्रतिरोध में संबंध क्या होता है, इसका भी फार्मूला आपको याद रखना है। इस पर भी फार्मूले पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें जो फार्मूला है वो हो जाता है हमारा R बराबर रो L बटे A। तो इस पर आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसके साथ विद्युत धारा का तापीय प्रभाव देखना है। तापीय प्रभाव में आपका आ जाता है हीटर, बल्ब, गीजर। इस तरह से जो तापीय प्रभाव वाले इक्विपमेंट है उसको आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। इसमें आप लोगों को ताप निकालने के लिए दे सकता है, धारा निकालने के लिए दे सकता है, प्रतिरोध निकालने के लिए दे सकता है। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी के साथ साथ आप लोगों को विद्युत शक्ति का जो टॉपिक है इसको भी पढ़ना है। विद्युत शक्ति P बराबर VI पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आप लोगों को तैयार रखना है। और एक टॉपिक इसमें इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आप लोगों से व्यय विद्युत ऊर्जा को भी पूछता है। तो व्यय विद्युत ऊर्जा निकालने के लिए आप लोगों को एक फार्मूला याद रखिएगा, वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटे 1000। इस फार्मूले पर बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अगला चैप्टर हमारा आ जाता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव में आप लोगों को कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो पहला आपको फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम, ये पढ़ना है। इसके साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, किस तरफ से निकलती हैं, चुंबक के किस सिरे से निकलती हैं, किस सिरे की ओर जाती हैं, ये टॉपिक आपको अच्छे से तैयार रखना है। इसके साथ में आपको परिनालिका पढ़ना है कि परिनालिका क्या है और परिनालिका के कार्य क्या हैं और किस तरह से उसका उपयोग किया जाता है। इसमें आप लोगों को विद्युत मोटर भी पढ़ना है और विद्युत मोटर में कौन कौन से पार्ट होते हैं उसे आपको याद रखना है। जैसे विद्युत मोटर में मुख्यतः 3 पार्ट रहते हैं, आर्मेचर और जिसको हम सब कुंडली बोलते हैं, दूसरा चुंबक रहता है और तीसरा हो जाता है उसका कार्बन ब्रश, जो ब्रश रहता है। तो इतने टॉपिक आपको देखना है। इसके साथ साथ डायनमो देख लेना है, उसके क्या क्या पार्ट हैं उसको याद रखिएगा। और इसके साथ में हमें एक और चैप्टर पढ़ना है, कार्य शक्ति और ऊर्जा। इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके साथ में आपको बल वाला चैप्टर पढ़ना है और गति के नियम कौन कौन से हैं, गति का चैप्टर पढ़ना है, ध्वनि पढ़ना है और गुरुत्वाकर्षण पढ़ना है। इतना टॉपिक आप लोगों को फिजिक्स में पढ़ना है। अगर इतने टॉपिक आप लोग तैयार कर लेते हैं तो निश्चित ही आप लोग 8 से 10 नंबर कंप्लीट कर लेते हैं। तो फिजिक्स से कम 8 से 10 नंबर पूछे जाते हैं। तो अगर आपको 8 से 10 नंबर लेना है तो इतने टॉपिक आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। अब आगे हम सब देख लेते हैं साथियों रसायन विज्ञान, कि रसायन विज्ञान में कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है और उन चैप्टर में हमें खास करके कौन कौन से पॉइंट को देखना है। तो सबसे पहला चैप्टर हमारा आ जाता है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में हमें अनेक प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ना है, जैसे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, उपचयन, अपचयन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, उदासीनीकरण। इतने अभिक्रिया आपको पढ़ने हैं और सभी के उदाहरण आपको याद रखना है, क्योंकि जो प्रश्न पूछा जाता है वो कभी कभी उदाहरण दे करके आपसे अभिक्रिया पूछ लिया जाता है कि ये उदाहरण किस अभिक्रिया का है, या फिर आप लोगों को कभी एक अभिक्रिया दे दी जाती है और उसमें पूछा जाता है कि कौन सी अभिक्रिया इसमें दर्शाई गई है। तो इसे आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है और उदाहरण के साथ पढ़ना है। इसका भी चैप्टर मैं बना चुका हूँ, आप लोग जा कर के वीडियो को देख सकते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है।
अगर आप लोग वहाँ जा कर के देखते हैं तो निश्चित ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ साथ अगला चैप्टर हमको पढ़ना है अम्ल, क्षार एवं लवण। ये भी चैप्टर इम्पोर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं अच्छे खासे। इसमें आप लोगों को सूचक पढ़ना है। सूचक में प्राकृतिक सूचक और कृत्रिम सूचक दोनों याद रखिएगा। इसके साथ साथ में आपका घ्राण सूचक आ जाता है, इसको भी आप याद रखिएगा। और इसमें एक टॉपिक और आता है हमारा पीएच मान। पीएच मान कैसे निकाला जाता है और किस वस्तु का कितना पीएच मान होता है, इसे भी आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि ये भी चैप्टर में इंक्लूड है और क्वेश्चन इससे भी बनता है। इसके बाद हमें याद रखना है कि अम्ल धातु के साथ कैसे क्रिया करती है, अम्ल अधातु के साथ कैसे क्रिया करती है, ये भी आपको याद रखना है। और अम्ल क्षार के साथ में कैसे क्रिया करेगी, और दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है, पीएच स्केल क्या है, और गंधीय सूचक कौन कौन से होते हैं। तो इतने पॉइंट आप लोगों को अम्ल, क्षार एवं सूचक से पढ़ना है। इसी के साथ अगला चैप्टर हमारा आ जाता है धातु एवं अधातु। तो धातु एवं अधातु के चैप्टर में आप लोगों को पहला टॉपिक पढ़ना है क्रियाशीलता, कि किस धातु की कितनी क्रियाशीलता होती है। इस पर आधारित एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आपसे पूछा जाएगा। तो क्रियाशीलता पर आधारित एक क्वेश्चन रहता है जिसमें कई सारे धातुओं को एक साथ दे दिया जाता है और फिर उसमें पूछा जाता है कि कौन सी धातु सबसे ज़्यादा क्रियाशील है या फिर कौन सी धातु सबसे कम क्रियाशील है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, तो इसको आप तैयार रखिएगा। अगला चैप्टर आ जाता है हमारा कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन एवं उसके यौगिक में आप लोगों को कार्बन से संबंधित इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ना है। वो कौन कौन से टॉपिक हैं, तो साथियों इसमें आप लोगों को बंध याद रखना है। और बंध में एल्केन बंध, एल्कीन बंध, एल्काइन बंध, इसके बारे में जानकारी रखना है। और इनका फार्मूला याद रखना है कि किसके क्या फार्मूले होते हैं, ये फार्मूला याद रखना है। कभी कभी क्या होता है कि एक सूत्र देता है और उसमें पूछ लेता है कि इसमें कौन सा बंध है, एल्कीन है, एल्काइन है या फिर एल्कीन है या एल्केन है, ऐसा करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग इसको भी अच्छे से तैयार करिएगा। इसके साथ साथ आ जाता है रासायनिक सूत्र। आप लोगों को जितने भी रासायनिक कंपोनेंट हैं उनके रासायनिक सूत्र याद रखने हैं, क्योंकि आपको परीक्षा में रासायनिक सूत्र से भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला पूछ लेगा, या फिर जिप्सम का फार्मूला पूछ लेगा, या ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला पूछेगा, या आपसे धावन सोडे का फार्मूला पूछ लेता है, या फिर आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला पूछता है। तो इस तरह से जितने भी रासायनिक फार्मूले हैं उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। कम से कम 40-50 फार्मूला याद रखिए, इससे भी क्वेश्चन आप लोगों को बनता है। इम्पॉर्टेंट फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। अगर नहीं आपको मिल रहा है कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट है तो कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट फार्मूला भी बता दूंगा। अगला चैप्टर हमारा आ जाता है तत्वों का वर्गीकरण। साथियों, तत्वों के वर्गीकरण में आपको कौन कौन सी इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, अब मैं उसकी जानकारी आपको देता हूँ। तो साथियों, इसमें आप लोगों को मेंडलीव की आवर्त सारणी पढ़ना है, और मेंडलीव की आवर्त सारणी के गुण क्या हैं, उसके दोष क्या हैं, और मेंडलीव ने जब आवर्त सारणी बनाई थी तो उस समय तक कितने ज्ञात तत्वों की संख्या थी, इतना आपको याद रखना है। इसके बाद में आपको डोबेराइनर को पढ़ना है, डोबेराइनर की आवर्त सारणी क्या थी और उस समय कितने ज्ञात तत्व थे, और उन्होंने आवर्त सारणी बनाने में क्या योगदान दिया, कब उनकी आवर्त सारणी बनी, इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको रखना है। इसके साथ आपका आ जाता है न्यूलैंड। अब न्यूलैंड की आवर्त सारणी आपको याद रखना है कि न्यूलैंड की आवर्त सारणी क्या थी, उन्होंने कौन कौन से तत्वों को आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया, और उनके समय कितने तत्वों की संख्या थी, और उनके आवर्त सारणी के गुण क्या थे, दोष क्या थे, इन्हें आप लोगों को याद करके रखना है। इसके साथ आ जाता है हमारा आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी को याद रखना है कि कब बनाई गई और किसने इसे बनाया, इसके गुण क्या हैं। ठीक है साथियों, तो इतना आपको इसमें याद रखना है। और आवर्त सारणी के गुण में आप लोगों को
बहुत सारा घुमा करके प्रश्न पूछता है कि ऊपर से नीचे दाने पर तत्वों की संख्या क्या होगी, क्रमांक क्या होगा, या फिर आपको टेढ़ी मेढ़ी रेखा पर कौन कौन से तत्व उपस्थित हैं, धातु हैं कि अधातु हैं, या फिर आपसे कोई वर्ग उपवर्ग दे करके क्वेश्चन पूछ लेता है, या आवर्त दे करके क्वेश्चन पूछ लेता है, या फिर कभी आपको एक तत्व दे देगा फिर उसमें आपसे पूछता है कि किस आवर्त का तत्व है। तो इस तरह से भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको भी आप लोग अच्छे से तैयार करिएगा। और इसके बाद हम सब देखेंगे अगला भाग बायोलॉजी, जिसको हम सब जीव विज्ञान बोलते हैं। इसके पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, जो केमिस्ट्री वाला पोर्शन है इसमें भी आप लोगों को कम से कम 7 से लेकर के 9 क्वेश्चन आपसे रसायन विज्ञान से पूछे जाएंगे। तो 7 से लेकर के 9 क्वेश्चन तक रसायन विज्ञान के पूछे जाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर इतना आप तैयार कर लेते हैं तो निश्चित ही आप लोग 7 से 8 नंबर यहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा बायोलॉजी। बायोलॉजी में सबसे पहले हम सब पढ़ेंगे जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में आप लोगों को पोषण पढ़ना है। पोषण के बाद आप लोगों को पाचन तंत्र पढ़ना है कि पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग सम्मिलित होते हैं, किस अंग में क्या क्या बनता है, किस अंग में भोजन पचता है, किस अंग में अवशोषण होता है, और शुरू में भोजन कहाँ जाता है, इसकी आपको विस्तृत जानकारी रखना है। इसमें आपका आ जाता है मुख, ग्रहणी, आमाशय, लीवर, हृदय, फेफड़ा, आंत, इतना आपको इसमें पढ़ना है। इसके साथ साथ में आपको श्वसन पढ़ना है। श्वसन में आक्सीय श्वसन क्या है, अनाक्सीय श्वसन क्या है, और उत्सर्जन तंत्र में आप लोगों को पढ़ना है कि उत्सर्जन तंत्र में कौन कौन से भाग आते हैं। उत्सर्जन तंत्र में जैसे किडनी हो गया, किडनी के साथ में आपका यूट्रेसस हो गया, मूत्राशय, मूत्रनली और मूत्र मार्ग, इन सब की जानकारी आप लोगों को रखना है। इससे भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अगला चैप्टर हमारा आ जाता है नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय से आप लोगों को तंत्रिका तंत्र के बारे में जानकारी पढ़ना है। तंत्रिका तंत्र में आप लोगों को मस्तिष्क पढ़ना है और मेरुरज्जु पढ़ना है। मस्तिष्क में आप लोगों को अग्र मस्तिष्क क्या है, कौन कौन सा कार्य करता है, पश्चिम मस्तिष्क क्या है, कौन कौन से कार्य करते हैं, मध्य मस्तिष्क के बारे में पढ़ना है कि कौन कौन से कार्य करते हैं। इस तरह से आप लोगों को मस्तिष्क के बारे में याद रखना है। इसके साथ में आप लोगों को साथियों पादप हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है कि पादप हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, उनके कार्य क्या होते हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी आपको पढ़ना है पादप हार्मोन्स में। इसके साथ साथ में जंतु हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है कि जंतुओं में कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं और किस हार्मोन्स का क्या काम होता है। इतना आप लोगों को पढ़ना है। और इसके साथ में आप लोगों को साथियों एक और पॉइंट पढ़ना रहेगा ग्रंथि। ग्रंथि में आप लोगों को अंतःस्रावी ग्रंथि पढ़ना है और बहिस्रावी ग्रंथि पढ़ना है। इसके बाद आ जाएगा साथियों जीवों में जनन या फिर जीव जनन कैसे करते हैं, इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। इसमें कौन कौन से टॉपिक पॉइंट आपको पढ़ना है, तो सबसे पहले अलैंगिक जनन पढ़ लेना है। अलैंगिक जनन किस में होता है, कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी की जानकारी आपको रखना है। जैसे अलैंगिक जनन में आ जाता है हमारा प्रजनन, प्रजनन में आ जाएगा हमारा विखंडन, विखंडन के बाद आ जाता है हमारा खंडन, खंडन के बाद आ जाता है हमारा पुनरुद्भवन, उसके बाद आ जाता है हमारा मुकुलन, कायिक प्रवर्धन, बीजाणु संघ मास। इतना आप लोगों को अलैंगिक जनन में पढ़ना है। और किस जीव में कौन से जनन होते हैं ये भी आपको याद रखना है। जैसे हाइड्रा में मुकुलन होता है, प्लानेरिया में पुनरुद्भवन होता है, इसी तरह से हमारा जो अमीबा होता है उसमें विखंडन होता है, द्विविखंडन। इस तरह से आप लोगों को जीवों के बारे में पढ़ना है कि किस जीव में कौन सा विखंडन के द्वारा प्रजनन होता है। अभी लैंगिक जनन में हमको क्या क्या पढ़ना है, तो अलैंगिक जनन के बारे में बता दिया। अभी लैंगिक जनन में आप लोगों को पढ़ना है पादपों में लैंगिक जनन और जंतुओं में लैंगिक जनन।
अगर हम पादपों में लैंगिक जनन की बात करें तो पादप में लैंगिक जनन के अंग कौन कौन से होते हैं? जैसे पुष्प में पुंकेसर हो गया, हमारा पुरुष वाला लैंगिक जनन है, और हमारा इसमें दूसरा आ जाता है स्त्री केसर, जो कि पुष्प का मादा जनन अंग होता है। तो इस तरह से आपको पढ़ना है। और पुष्प के कौन कौन से भाग किस चीज़ में परिवर्तित हो जाते हैं, इसे आपको याद रखना है। जंतुओं में अगर लैंगिक जनन की बात करें साथियों, तो हमारा नर जनन अंग पढ़ना है कि नर जनन अंग कौन कौन से होते हैं, उसके क्या पार्ट होते हैं, उसके काम क्या होते हैं, इसे पढ़ना है। और मादा जनन अंग में आपको पढ़ना है कि कौन कौन से पार्ट होते हैं, क्या उसके कार्य होते हैं। इसके साथ में आपको जनन स्वास्थ्य पढ़ना है। और इसके बाद में आप लोगों को एक अगला चैप्टर पढ़ना है अनुवांशिकी। अनुवांशिकी भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें आप लोगों को मेंडल से संबंधित जो प्रयोग उन्होंने किया है मटर के ऊपर, उसे पढ़ लेना है कि मटर के ऊपर उन्होंने प्रयोग किया तो क्या क्या प्रयोग किया, कितने रेशियो में उनका प्रयोग सफल रहा, कितने अच्छे पौधे आए, कितने खराब पौधे आए, इसके भी जानकारी आपको रखना रहेगा। इसके साथ साथ अनुवांशिक लक्षण की जानकारी आपको रखना है कि अनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उसके वाहक कौन होते हैं। और इसके बाद में आपको लिंग निर्धारण याद रखना है कि किस प्रकार से जीवों में लिंग का निर्धारण होता है। उसके साथ में आपको पढ़ना है समजात अंग क्या है और समरूप अंग क्या है। अगला चैप्टर आपका आ जाता है कोशिका। तो कोशिका में साथियों आप लोगों को कोशिका से संबंधित हर एक पॉइंट को याद रखना है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया, कोशिका की खोज किसने की, और कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, लाइसोसोम क्या होते हैं, गाल्जी काय क्या होते हैं, इसके साथ साथ जीव द्रव्य क्या है, इन सब चीज़ों की जानकारी आप लोगों को कोशिका में करना है, जिससे भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके बाद में आपका एक लास्ट चैप्टर आ जाता है ऊतक। ऊतक में आप लोगों को पढ़ना है कि ऊतक क्या है, ऊतक के कार्य क्या है, कितने प्रकार के ऊतक होते हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी आप लोगों को रखना है। अगर आप लोग इतना पढ़ लेते हैं तो निश्चित ही आप लोगों को 25 में से 25 नंबर लाने से कोई भी रोक नहीं सकता है। तो इतना चैप्टर मैंने भी कंप्लीट किया था, तो इस तरह से जा कर के मुझको जॉब मिल पाई। तो यदि आप लोग भी चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए तो इतना चैप्टर आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है साथियों, अब हम अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मैथ के कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। तो इस तरह से आपको मैथ भी कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद में मैं आपको रीजनिंग का सिलेबस बता दूंगा। तब ये साइंस का सिलेबस था, तो साइंस में साथियों इतने चैप्टर और इतने हमें मुख्य पॉइंट देखने रहेंगे। तो चलिए साथियों, तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहिए और हम भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाने की तैयारी में लग जाए।